A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने सबसे पहले देखा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो इंडिया के सिटीजन्स को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है जो हर सिटीज़न को, हर एक इंसान को फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे ये कंट्री चलाया जाता है। ओके अब फिर हमने प्रियम्बल पढ़ा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक, जैसे बुक का एक इंडेक्स होता है जिसमें सारे चैप्टर्स लिखे होते हैं, वैसे ही प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो प्रियम्बल हमारा कुछ इस प्रकार था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to ensure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, okay, and give and hereby enact, adopt to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिलाकर के हमने प्रियम्बल में ये लिखा था कि हमें हमारा जो कंट्री है वो कैसा होना चाहिए, हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए। हमारा भारत देश सोवरेन होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके फिर हमारा भारत देश सोशलिस्ट होना चाहिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए सोचना है। ओके हमारी कंट्री को, हमारे कंट्री के लोगों के लिए भलाई के लिए सोचना है। ओके सेकुलर होना चाहिए, मतलब हर धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए, हर एक धर्म को अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब एक हर एक इंसान या पीपल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ओके डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है। ओके तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ओके अब इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जो है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। ओके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता। देखिए जैसे किसी भी क्लास को, किसी भी स्कूल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। वैसे ही किसी भी देश को चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए देश को गवर्न करना चाहिए। ओके देश को चलाना चाहिए। ओके तो नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कंट्री, कोई भी देश कॉन्स्टिट्यूशन के बिना काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको काम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। जैसे हम रोड पे गाड़ी भी चलाते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके भी। तो हर चीज़ के जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो एक कंट्री को चलाने के लिए आप सोच सकते हैं इतने इम्पॉर्टेंट काम के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत तो पड़नी ही चाहिए थी। ओके अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशन पूरे करता है। कौन कौन से। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वीव्स द इथोज एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे देश के जो सोच विचार है, जो धारणाएं हैं, जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, उनको बचा कर रखा जाता है। ओके हर एक इंसान की कदर की जाती है। ओके इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ओके हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए, शासन कैसे चलना चाहिए। ओके इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें हमारे लीडर्स को इलेक्ट करना होता है। ओके हमें हमारे लीडर्स को चुनना पड़ता है। ओके चूज़ करना पड़ता है ताकि हमारे लीडर्स हमारी बात को आगे रख सकें, देश की भलाई के लिए सोच सकें, देश के लोगों की भलाई के लिए सोच सकें। ओके हाउएवर देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिस यूज़ ऑफ पावर बाय द लीडर्स। ऐसे प्रोविजंस भी रखे गए हैं जिससे लीडर्स की पावर को चेक किया जा सके कि वो पावर्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं।
ओके, तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए प्रोविजंस भी रखे गए हैं। ओके, अब कुछ चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, थिंग्स टू नो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने कुछ स्पेशल फीचर्स को बोरो किया है। किन कंट्रीज से? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, यूएसए से। ओके, तो इन कंट्रीज से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें बोरो की हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, 20 से ऊपर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ओके, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग ये 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं, मतलब ऐसे महत्वपूर्ण फीचर्स की बात करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो सबसे पहला फीचर है डेमोक्रेटिक रूल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें सबसे बड़ा फीचर देता है वो है डेमोक्रेटिक रूल, मतलब लोगों के द्वारा लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है लोगों की ही भलाई के लिए। ओके, सपोज़ आपकी क्लास है। ओके, तो आपकी क्लास में जो सबसे काबिल लड़का होगा उसी को आप लोग चूज़ करेंगे। ओके, और सभी बच्चे उसी की बात मानने मानने को पात्र होंगे। ओके, सभी बच्चे उसी की बात मानेंगे। उसी तरह से हम लोग आपस में चूज़ करके वोट डाल के एक लीडर चुनते हैं और वो लीडर हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाता है या हमारे लिए अलग अलग जो भी हमारे हित के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें करता है वो लीडर। ओके, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, यूएसए में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 ईयर्स। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, ये चुनाव किस लिए होते हैं? ताकि लोग अपने मन के लीडर्स को, अपनी चॉइस के लीडर्स को इलेक्ट कर सकें, उन पर शासन करने के लिए। ओके, उनके लिए काम करने के लिए लोग ही लीडर्स को चुनते हैं वोट डाल के, और वही लीडर्स जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ओके, सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 आर अवेलेबल टू कास्ट देयर वोट। अब नेताओं का चुनाव करने के लिए या वोट डालने के लिए 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। ओके, जिसकी एज 18 साल से ऊपर है उसका वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया जाता है। ओके, वी कैनॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। हम बिन बिना इलेक्शन के हम डेमोक्रेसी एज्यूम नहीं कर सकते, हम डेमोक्रेसी की इस कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कल्पना कर सकते? क्योंकि इलेक्शन का मतलब होता है लोग अपने मतदान से लीडर को चुन रहे हैं। मतलब जैसे आपने अपनी क्लास में मॉनिटर को चुना, उसी तरह से लोग मतदान करके अपनी इच्छा से एक लीडर को चुनते हैं। ओके, अब वो लीडर जो है, अगर लोगों के मन का होना है तो इलेक्शन यानी चुनाव तो करवाने ही पड़ेंगे। ओके, पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो ऐसा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो रोल प्ले करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन। कोई भी वोटर, कंट्री में कोई भी वोटर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब जिन भी लीडर्स को हमने इलेक्ट किया है, जिन भी लोगों को हमने चुन करके भेजा है, उन लोगों का कार्यकाल होता है 5 साल। ओके, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल फॉर 5 ईयर्स। ओके, एवरी सिटीजन एन्जॉयज द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट। हर एक सिटीज़न को हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में ये राइट है कि वो कुछ भी बोल सकता है, अनटिल एंड अनलेस
वो ऐसी कोई चीज़ ना बोले, ऐसी कोई बात ना बोले जो सामने वाले के लिए अपमानजनक हो। ओके, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। ओके, अब इंडिया में सेकुलरिज्म भी है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? हर एक धर्म को तवज्जो दिया जाता है, हर एक धर्म की इज्जत की जाती है। ओके, a secular nation means that government does not conform to the norms of any particular region in its system of governance। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि हम, मतलब गवर्नमेंट कोई हिंदू हिंदू गवर्नमेंट, मुस्लिम गवर्नमेंट, सिख गवर्नमेंट, ईसाई गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट सेकुलर है इंडिया की, वो सभी रिलीजन को बराबर मानती है। ओके, citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect और religion। citizens के प्रति भेदभाव नहीं करता है हमारा कानून। मतलब अदालत में जिस कटघरे में एक मुजरिम खड़ा होता है, ओके, जिस कटघरे में एक हिंदू खड़ा होता है, जिस कटघरे में एक मुसलमान खड़ा होता है, ओके, उसी कटघरे में सभी को खड़े होना पड़ता है। ओके, ऐसा नहीं है कि मुसलमान दूसरी जगह खड़ा होगा, हिंदू दूसरी जगह खड़ा होगा, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो नीचे बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबको बराबर ओहदा दिया जाता है कानून के सामने, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन। एवरी सिटीजन्स एन्जॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। हर एक सिटीज़न जो है वो एन्जॉय करता है अपने रिलीजन को, ओके, और अपने रिलीजन को फॉलो करने का उसको छूट रहती है। ओके, अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जो कंट्री का हेड होगा, जैसे प्रेसिडेंट, तो जो कंट्री का हेड होगा जैसे प्राइम मिनिस्टर, ओके, तो उसको इलेक्ट करके भेजा जाएगा। हेड ऑफ द कंट्री इज़ इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा जाता है। ओके, रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कैसे लोगों से पावर लेगी? इलेक्शन करके। ओके, we have adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hands of few privileged people। हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम गवर्नमेंट का वो किया है। इसका मतलब ये है कि जो पावर्स हैं वो कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के हाथों में नहीं रहती। ओके, रेदर इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर। बल्कि वो जो पावर्स हैं वो हर एक सिटीज़न के पास में होंगी। ओके, चाहे वो सिटीज़न की कास्ट कुछ भी हो, उसकी क्लास कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो और जेंडर कुछ भी हो, मतलब हर एक सिटीज़न वोट कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो उसका एक वोट दो के बराबर काउंट होगा, कोई गरीब है तो उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। नहीं, सबका वोट बराबर ही काउंट होता है। ठीक है, एनी कॉमन पर्सन, मैन और वुमेन, बी इट हॉकर और अ वेजिटेबल वेंडर, कैन बिकम द सरपंच ऑफ अ विलेज। तो कोई भी इंसान, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, चाहे वो कोई हॉकर हो या कोई वेजिटेबल वेंडर हो, वो सरपंच बन सकता है विलेज का। फॉर एग्जाम्पल, अ मेसन मांझी भाई contested election of legislative assembly and became a member of legislative assembly। तो एक मज़दूर थी मांझी भाई, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो क्या बन गई? एमएलए बन गई। ओके, मतलब सांसद बन गई। ओके, चलिए अब ये देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो दो लेवल पे गवर्नमेंट होती है हमारी, एक सेंटर में होती है, एक स्टेट में होती है। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एनडीए का शासन है। ठीक है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कंपनी है जिसके नरेंद्र मोदी जी हेड हैं, वो कंपनी हमारे देश में गवर्नमेंट है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंटर पे स्टेट राज करती। ओके, मतलब जितने भी 27 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन पर शासन करती। 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ पर शासन करती। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक स्टेट पे शासन करती है। जैसे गुजरात की गवर्नमेंट जो है, गुजरात के जो सीएम हैं
उनके अंडर पे गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट आएगी। गुजरात के जो गवर्नर हैं उनके अंडर पे गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट आएगी। ओके, ऐसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है और ये सारी स्टेट गवर्नमेंट मिला करके सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट 3 हिस्सों को मैनेज करके चलता है। वो 3 हिस्से क्या है? कानून बनाने वाला हिस्सा, कानून कानून को पालन करने वाला हिस्सा और कानून को तोड़ने वालों को सज़ा देने वाला हिस्सा। ठीक है, प्रेसिडेंट 3 चीज़ों को मैनेज करके चलता है, कानून की 3 चीज़ों का पालन करके चलता है। वो क्या? पहला, कानून बनाने वाला हिस्सा, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो कानून बनाने में मदद करता है। ओके, फिर कानून को लागू करने में मदद करता है, मतलब कानून बन तो गया, ठीक है, अब उसको हर इंसान को लागू कैसे करवाएं। मतलब आपने ये तो बोल दिया कि जगह जगह पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाएंगे, ये कानून है। ओके, तो जगह जगह पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगा तो दिए गए, लेकिन उनको कैसे पालन करना है वो एक ट्रैफिक पुलिस वाला बताएगा, तो वो एग्जीक्यूटिव का काम है। ओके, तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, कानून बनाना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो बना हुआ कानून है, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, उस कानून का पालन करना। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून का पालन करता है, और जुडिशरी क्या करती है? उस कानून को तोड़ने वाले को सज़ा देती है। ओके, कानून की रक्षा करती है कौन? जुडिशरी। ओके, फिर लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट में डिवाइड हो जाता है। ओके, पार्लियामेंट 2 तरह की होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लॉ मेकिंग बॉडी हमारी कौन है? पार्लियामेंट है। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट के भी 2 सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ओके, अब एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कौन आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब जुडिशरी के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट। ये है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ब्लूप्रिंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट 3 चीज़ों को मैनेज करता है, एक लॉ बनाने वाली बॉडी को, लॉ को पालन करने वाली बॉडी को, और तीसरा लॉ की रक्षा करने वाली बॉडी को। ओके, तो लॉ बनाने वाली बॉडी है लेजिस्लेचर, लॉ की लागू करने वाली बॉडी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव, और लॉ की रक्षा करने वाली बॉडी कौन सी है? जुडिशरी। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? गवर्नर। ओके, चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। ओके, गवर्नर होता है। ठीक है, तो गवर्नर के अंदर आते हैं क्या? लॉ मेकिंग बॉडी, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब उस नियम को पालन करने वाली, और तीसरी जुडिशरी। जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा था, सेम वैसा ही एक कानून बनाने वाली बॉडी आती है, दूसरा कानून को पालन करने वाली, और तीसरा कानून की रक्षा करने वाली। ओके, तो जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा और विधान परिषद आ जाते हैं। किसके अंदर? लेजिस्लेचर के अंदर। मतलब कानून कौन बनाएगा स्टेट में? विधानसभा या विधान परिषद। ओके, अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव यानी जो कानून बन गया है उसको लागू करवाने का काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर था और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, वैसे ही चीफ मिनिस्टर होता है और उसके भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो राज्य के अंदर होना चाहिए उन चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे राज्य के अंदर हर एक शहर में एक पंचायत होनी चाहिए, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम होने चाहिए। ठीक है, और म्यूनिसिपल बोर्ड्स भी होने चाहिए। ठीक है, फिर जो जुडिशरी है हमारे स्टेट की, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे गुजरात स्टेट हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी स्टेट हो, उसकी जो जुडिशरी है उसके अंदर आता है हाई कोर्ट। सबसे उच्च क्या होता है? हाई कोर्ट। सेंट्रल में सबसे उच्च कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, सबसे बड़ा कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन स्टेट की बात करें तो सबसे बड़ा होता है हाई कोर्ट। ओके, फिर हाई कोर्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जो छोटे मोटे कोर्ट होते हैं। ओके, तो जो गवर्नर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका सबसे बड़ा
जो ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा न्यायपालक होता है, वो होता है गवर्नर। गवर्नर के अंदर आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, गवर्नर इन तीनों चीज़ों को मैनेज करता है। किसको? लॉ मेकिंग बॉडी को, लॉ को पालन करवाने वाली बॉडी को, और लॉ की रक्षा करने वाली बॉडी को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स दिए। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या होता है? जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। ओके, फिर यहाँ इनैक्ट लॉज में कानून बनाए जाते हैं, ऐसे हाथ उठा करके वोट दिया जाता है। ठीक है, फिर नीचे लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो लोग हैं वो लॉ को पालन करते हैं। ओके, फिर पब्लिक का ओपिनियन वोट डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस में। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग, नियम कायदे कानून को बनाने वाली बॉडी। एग्जीक्यूटिव मतलब नियम कायदे कानून को पालन करवाने वाली बॉडी। और जुडिशरी नियम कायदे कानून की रक्षा करने वाली बॉडी। ये सारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। लेजिस्लेचर क्या करता है? नियम कायदे कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव with the help of civil service officers implements the laws, and judiciary makes people follow the law and does the work. तो लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? सिविल सर्विस ऑफिसर्स की मदद से लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। मतलब कलेक्टर को बोला जाएगा, एसपी को बोला जाएगा कि अपने शहर में नियम कायदे कानून की जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करके रखें। ठीक है, और जुडिशरी को बोला जाएगा कि लॉ को प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए। ओके, फेडरल स्टेट क्या होता है? फेडरल स्टेट का मतलब होता है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन सब को मिला करके एक इंडिया बनता है। ओके, फेडरल स्टेट का मतलब होता है हर एक स्टेट की बाउंड्री अलग अलग होना। ओके, हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का होना, ये भी फेडरलिज्म है। ओके, इंडिया एक फेडरल स्टेट है जो छोटे छोटे 28 स्टेट से मिलकर के बना है। ओके, इंडिया एक फेडरल स्टेट है जो छोटे छोटे 28 स्टेट से मिलकर बना है। ओके, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज। सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी, कुछ स्टेट के मामले हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाएगी। ओके, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट से। देयर आर 3 सच लिस्ट। तो 3 लिस्ट हैं जिसमें अलग अलग क्या बनाए गए हैं? रूल्स बनाए गए हैं। ओके, लॉज बनाए गए हैं। कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट जिसमें हमारे सेंट्रल के सारे काम लिखे रहेंगे। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट के सारे काम लिखे रहेंगे, सारे नियम कायदे कानून लिखे रहेंगे। और कंकरेंट लिस्ट, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के होते हैं। ठीक है, उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। लॉज फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम कायदे कानून बनाती है वो पूरे कंट्री में लागू किए जाते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ये अगला टॉपिक है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो हर एक सिटीज़न को मिलते हैं। इंडिया के हर एक सिटीज़न को ये राइट्स मिलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जो इंडिया के हर एक सिटीज़न को मिलते हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स हमारे भीमराव अंबेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स से लिया है जो यूएसए का है। ओके, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है जहाँ पर हर एक सिटीज़न के कुछ अधिकार दिए गए हैं। मतलब उन अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो सिटीज़न डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। सिंपल सी बात मैं बताऊं, फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं हर एक सिटीज़न के, जो अगर उस अधिकार को अगर कोई छीनता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर रिपोर्ट कर सकता है। ओके, वहाँ पर जा सकता है, अपील कर सकता है। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे राइट टू इक्वालिटी, सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए पूरे हर हर एक इंसान में। ओके, फिर राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये सारे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो दिए गए हैं। यहाँ पर जो राइट्स दिए गए हैं जो यहाँ पर आपकी बुक में लिखे हैं ये थोड़े से गलत हैं, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर कई आ जाते हैं और राइट टू फ्रीडम के अंदर आ जाते हैं। ओके, ये पूरी तरह से लिखे नहीं हैं। मैं आपको जो सही वर्जन है फंडामेंटल राइट्स का वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? बिल ऑफ राइट्स से, जो अमेरिका की फंडामेंटल राइट कहलाते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे भारतीय नागरिकों के, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, दिए गए हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए गए थे कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया था, यानी उसको मान लिया गया था कि हम अब से फंडामेंटल राइट्स को तवज्जो देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे। बट वॉज पुट इन यूज़ ऑन द 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर को बन गया था, जैसे प्रियम्बल 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को इनैक्ट किया गया, लागू किया गया था उसको। वैसे इसको भी, फंडामेंटल राइट्स को भी, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स गारंटी दैट रेसिडेंट्स ऑफ द लैंड कैन लीड अ पीसफुल लाइफ। जो फंडामेंटल राइट्स है वो ये गारंटी देती है कि जो लोग भारत की धरती पर रह रहे हैं उनको एक सुकून वाला जीवन मिलेगा, एज लॉन्ग एज दे इनहेबिट द कंट्री, तब तक जब तक वो कंट्री में रहते हैं। ओके, द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो जो मौलिक अधिकार है, जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स हैं, वो लगभग सिमिलर है सब कंट्रियों में। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक जो है, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ बार बार अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करते रहें, जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछें। ओके, सो घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जो कैंपस ऐप में वीडियोस डले हुए हैं आप लोगों के लिए, उनको देखते रहें, रिवीजन करते रहें। आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको पूछें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।